मेरा नाम सुनीशा है। मैं यूनिसेफ इंडिया ऑफिस में शिक्षा विशेषज्ञ हूँ दिल्ली में। और मैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा और फाउंडेशनल लर्निंग के कार्यक्रमों के ऊपर काम करती हूँ भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ और 14 राज्यों में जो यूनिसेफ का काम हो रहा है। इस कार्यशाला में जो हम लोग यहाँ पटना में 3 दिन की कार्यशाला कर रहे हैं, इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से इन दोनों विभागों की मिल करके कैसे हम 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उन बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से एक अच्छी नींव तैयार करें, ताकि जब ये बच्चे कक्षा 1 में जाएं, इनकी सीखने के लिए ऑलरेडी एक तैयारी हो चुकी हो और एक मजबूत तैयारी हो चुकी हो। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमारी सबकी ये कोशिश है कि हम राज्य के लिए एक अगले 5 साल का पूरा रोड मैप तैयार करें, जिसमें दोनों विभागों की क्या भूमिका होगी, राज्य स्तर पर, ज़िला स्तर पर और आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल के स्तर पर। और इस 5 साल की कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह से इस राज्य में कार्य कर रहे जितने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सरकार के साथ मिलकर के कैसे इस काम को ले जा सकते हैं और इसकी पूरे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भारत सरकार का एक पूरा मिशन है निपुण भारत, उस मिशन के जो गोल्स हैं कि 2026-27 तक सभी बच्चे जो कक्षा 3 में हैं वो पढ़ना लिखना समझ के साथ पढ़ना लिखना सीख जाएं, उस विज़न को हम लोग अचीव कर पाएँ। तो मुझे लगता है कि इस कार्यशाला के माध्यम से जितने महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं इस राज्य के, विभाग, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन कार्यक्रमों में काम करने वाले कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र, CDPOs, टीचर्स, डाइट के प्रवक्ता, ये सब लोग मिलकर के इस कार्यशाला में जुड़े हैं और इन सब ने अपना भागीदारी देते हुए राज्य के लिए एक 5 साल की कार्य योजना तैयार की है। वाले बच्चों का डेटा है, हमारे पास स्कूल में आने वाले बच्चों का डेटा है, और अगर हम डेटा देखें उस हिसाब से लगभग 90% बच्चों का आज स्कूलों में नामांकन हो चुका है। तो नामांकन हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, आज एक वो बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हाँ, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चे नामांकित तो हैं बट रेगुलरली स्कूल नहीं आते। मेरा ख्याल से हमें इस इशू के ऊपर अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि नामांकन हो चुका है पर क्या बच्चे निरंतर रोज़ स्कूल आते हैं, क्योंकि कई सारे राज्यों में हमें ये देखने को मिलता है कि लगभग 50 से 60% बच्चे ही जिनका नामांकन हुआ है वो रोज़ स्कूल आते हैं। तो अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे रोज़ तो फिर वो सीखेंगे कहाँ से? तो इसकी जिम्मेदारी केवल अकेली सरकार की नहीं है, ये जिम्मेवारी परिवार की भी है, ये जिम्मेवारी समुदाय की भी है। अक्सर अन्य देशों में भी आप सुनते हैं, मतलब ये एक वाक्य अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चों की पढ़ना लिखना और उनका जो विकास है वो एक पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है, वो केवल किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। तो सभी लोगों को उसमें जुड़ करके काम करने की ज़रूरत है। और जैसा आपने पूछा कि 5 साल बाद हम क्या देख रहे हैं, तो हम सबको ये मालूम है कि भारत सरकार ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 2030 के, कि हमें 2030 तक क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, तो भारत सरकार की भी वो कमिटमेंट है कि हमें 2030 तक वो गोल्स अचीव करने हैं। पर कोविड आया, कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें में दिक्कतें हुई, स्कूल बंद रहे, बच्चों को दूरस्थ रह कर के सीखना पड़ा, तो उसने ज़रूर हमारी जो आगे बढ़ने की गति है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़रूर किया है। पर मुझे लगता है कि इस समय सरकारों की तरफ से कम ये पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी बच्चे स्कूल में आएँ, उनके जो एकदम से फाउंडेशनल स्किल्स हैं, मतलब पढ़कर समझना
और मैथमेटिक्स के बेसिक स्किल्स, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। टीचर्स की हम कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि कल को अगर कोविड जैसी कोई और महामारी आती है या कोई और क्राइसिस आता है, हमारे स्कूल सिस्टम को अपने आप को एडजस्ट करने में टाइम ना लगे, हम बहुत जल्दी वो चेंज ला सकें। और आखिरी चीज़ मुझे लगता है कि कोविड ने एक चीज़ जो हमें सबको ये सिखाई है वो ये कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। और स्कूल बंद होने के दौरान पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए स्मार्टफ़ोन ख़रीदा पैसे बचा बचा करके, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ट्यूशन्स के लिए भेजा, कुछ पेरेंट्स ने खुद समय निकाल करके अपने बच्चों को घर पे पढ़ाया या उनके पढ़ने के लिए एक अच्छा माहौल बनाया। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को हम आगे कैसे जारी रखें ताकि ये जो एक जुड़ाव बना है पेरेंट्स का स्कूल के साथ, ये जुड़ाव हम आगे बनाए रखें और ये कोशिश रहे कि पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली निरंतर बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई को लेकर के शामिल रहें, उनको हम सहयोग देते रहें, उनको कोई रिसोर्सेज चाहिए कि वो किस तरह बच्चों की मदद कर सकते हैं पढ़ाई में, उन रिसोर्सेज की तरफ हम ध्यान दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आगे करते रहना पड़ेगा, तभी हम अपने टारगेट्स अचीव कर। बच्चे निरंतर स्कूल नहीं आते, उनके परिवारों को क्या मैसेज हम देना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि उन परिवारों को सबसे पहले ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपने स्कूल के साथ जुड़ने की जो पहली सीढ़ी है वो तो आपने चढ़ ली कि आपने अपने बच्चों का नामांकन करवा दिया स्कूल में। स्कूल की तरफ से बच्चों को मुफ्त वर्दी, किताबें, मध्याह्न भोजन, ये सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो उन सुविधाओं का भी आप पूरा फ़ायदा उठाइए और ये याद रखिए कि अगर बच्चा निरंतर स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी पढ़ाई में ही कमी आएगी, क्योंकि जिस दिन बच्चा वहाँ स्कूल नहीं गया, टीचर तो आगे बढ़ जाएगा, टीचर तो जो उसकी कक्षा में उस दिन बच्चे आए हैं उनको तो पढ़ाना ही है उसने, पर जो बच्चा छूट गया फिर उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि वो जो उस 3 दिन में टीचर ने पढ़ाया है वो टीचर दोबारा से उस शायद विषय पर नहीं आएगा। तो पेरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों रोज़ स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है, क्यों जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो हम बच्चों का स्कूल छुड़वा करके उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हुए बच्चों की पढ़ाई पर कमी कर देते हैं। तो जो कि हम अक्सर देखते हैं कि अगर आप शहर में देखें, बच्चों को निरंतर स्कूल भेजना हर पेरेंट की ये जिम्मेदारी रहती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए स्कूल और परिवार का जुड़ाव होना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूल को भी ये पता करने की ज़रूरत है कि बच्चे रोज़ स्कूल क्यों नहीं आ रहे, ऐसे क्या कारण हैं। कुछ कारण स्कूल से संबंधित हो सकते हैं और कुछ कारण स्कूल से संबंधित नहीं होते हैं और स्कूल उनके लिए कुछ नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई परिवार है जहाँ पर बच्चे की माँ रोज़ बीमार, वो लंबी बीमारी से गुज़र रही हैं, तो वो लड़की रोज़ स्कूल नहीं आ पा रही है क्योंकि वो अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। अब उस स्थिति में स्कूल क्या कर सकता है? स्कूल तो उसकी बच्चे की माँ का स्वास्थ्य का देखभाल नहीं कर सकता है, तो क्या हम स्वास्थ्य विभाग की मदद ले सकते हैं? तो हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे निरंतर स्कूल नहीं आते हैं, वो निरंतर स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके कौन से ऐसे कारण हैं जो स्कूल से संबंधित हैं, क्या उनको स्कूल में जो हो रहा है समझ नहीं आ रहा या कोई और कारण है, और अन्य ऐसे क्या कारण हैं जिनको फिर हमें अन्य तरीक़ों से एड्रेस करना पड़ेगा ताकि बच्चे निरंतर स्कूल आ सकें। अंतिम प्रश्न, आप एक शिक्षाविद भी हैं। हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार बहुत सारी स्कीमें चला रही है, फिर भी सरकारी स्कूलों में नामांकन आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे ही ले पाते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली जो कहलाते हैं वो सरकारी स्कूल की तरफ जाना भी नहीं चाहते। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्यों नहीं जाना चाहते? तो कोविड से पहले शायद ये स्थिति इस तरह की बहुत ज़्यादा थी। कोविड के कारण लोगों के ऊपर एक आर्थिक दबाव पड़ा है, लोगों के पास काम शायद नहीं रहा है या जो भी और परिस्थितियां रही हैं,
और कई राज्यों में अब ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे लौट करके सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों का पिछले जब से कोविड के बाद स्कूल खुले हैं, सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। उसका संदर्भ कुछ भी हो सकता है, बट वो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और उसके लिए हमें सरकारी स्कूलों को तैयार करना पड़ेगा कि वो जो एडिशनल नामांकन हुआ है, अतिरिक्त नामांकन जो हुआ है, उस अतिरिक्त नामांकन को हम कैसे मैनेज करें। दूसरी चीज़, देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए जो भी जैसा भी सोचते हैं, तो हम किसी के ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकते कि आप अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजें। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं जहाँ पर हर किसी को अपने लिए निर्णय लेने की छूट है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल में भेज सकते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। उसमें हम लोग पर मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहूँगी हर माता पिता से कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी स्कूल से क्या अपेक्षा है और क्या ये स्कूल आपकी उन अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए भी एक बात जो इस वर्कशॉप में भी निकल के आई थी कि हम अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ खेल खेल में शिक्षा पर इतनी ध्यान देते हैं। हम बच्चों को होमवर्क नहीं देते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि होमवर्क जैसी चीज़ छोटे बच्चों के लिए अभी ज़रूरी है। पर प्राइवेट स्कूलों में इस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है कि बच्चों को होमवर्क दिया जाए। तो कहीं ना कहीं शायद हमें प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के साथ भी ये बात करने की ज़रूरत है कि छोटे उम्र के बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह के कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करना चाहिए। बहुत छोटी उम्र में बच्चों के साथ डिजिटल काम करना, बच्चों को बहुत फॉर्मल तरीके से पढ़ाना उनके विकास में ज़्यादा बाधक होता है। तो ये जो हम लोगों के दिमाग में कई बार ये सोच होती है कि छोटे बच्चों को ABCD सिखा दो, 100 तक गिनती सिखा दो, बच्चों को बहुत सारी कविताएं आ जानी चाहिए, ये बाल विकास के नज़रिए से बहुत गलत है। और हमें लोगों में, पेरेंट्स में ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमें प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में भी ये बातचीत हमें उनसे भी करनी चाहिए कि पेरेंट्स की क्या एस्पिरेशंस हैं, वो शायद चाइल्ड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से सही एस्पिरेशंस नहीं हैं। India and UNICEF both turned 75 this year. We have a dream for every child, a dream of health, safety, and well-being. Looking back at these past 75 years, UNICEF celebrates its partnership with India. Strong foundations that have nurtured children and their health. From the first ever penicillin plant in India to providing crucial technical support to Amul, we have travelled together hand in hand. And today, India is the world's largest milk producer. We partnered with the government to install the Mark series of hand pumps and ushered in the water revolution in the country. Together with government and partners, UNICEF helped implement the Integrated Child Development Services and rolled out the National Mission on Immunization. When the tsunami struck, UNICEF stood in support to rebuild livelihoods. Working as one with the government, partners, and frontline health workers, we helped eradicate smallpox and polio from India, from 200,000 polio cases in the 1980s to 0 cases in 2012. We supported the Swachh Bharat mission and India's vision of becoming open defecation free.
And during this pandemic, we remain committed to the fight against COVID-19. Children have been the silent victims of the COVID-19 pandemic, which has undone decades of hard work and progress. More than ever before, we must work harder to fulfill the dream we collectively saw 75 years ago for all children in India. Our history says, together we can do anything that we set our minds to. Join us in making this dream come true, where every child has a healthy, safe, and bright future. A future free of disease, malnutrition, and exploitation. We will not rest. Our journey has just begun. Together, let us reimagine a fair world for every child.